नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। हम पढ़ रहे थे क्लास 7 की एनसीईआरटी की आपकी न्यू पुस्तक आई है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो ये जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे साथी अध्यापकगण व जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनको ध्यान में रख के स्पेशल ये लेक्चर बनाए जा रहे हैं। तो कल का आपको क्या याद है कि कल हमने क्या पढ़ा था? कल हम जब स्टार्ट किया था वो था भारत की भौगोलिक विविधता कि हम बारी बारी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बिल्कुल अगर पाठ के स्टार्टिंग में जाएंगे तो आपको जोग जलप्रपात बताया था। जोग जलप्रपात कहाँ पर है? वो आपका कर्नाटक में है। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में कब गए थे? 1984 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। उसके बाद आपका आया था भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का 7वां स्थान है। किस महाद्वीप में है? वो एशिया महाद्वीप में है। अब भारत को 5 भागों में विभाजित किया गया, तो 5 भाग कौन कौन से हैं वो आपको बताया था। उत्तर में हिमालय, उसके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको सिंधु गंगा के मैदान मिल जाएंगे। थोड़ा सा और पश्चिम में जाएंगे तो आपको मरुस्थल मिल जाएगा। 3, चौथा था आपका दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र और 5वां द्वीप समूह। अब भारत की बाउंड्री की हम बात कर लें। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश थे? भारतीय उपमहाद्वीप में आपके थे ये पाकिस्तान है, अफगानिस्तान को छोड़ दीजिए, नेपाल भूटान आपका हो गया और आपका म्यांमार। ये सब मिलके क्या बनाते थे? भारतीय उपमहाद्वीप बनाते थे। श्रीलंका भी इसमें शामिल है। उसके बाद हिमालय पर्वत क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है वो 2500 किलोमीटर लंबी है और उसको 3 भागों में बांटा गया था। वो 6 देशों में फैली हुई है। वो 6 देश कौन कौन से हैं? तो आप उसको अब अफगानिस्तान को शामिल कर लीजिए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत 3 हो गए। फिर नेपाल, चाइना और भूटान 3, ये हो गए। 6 देशों में आपकी फैली हुई है। 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई। इसको 3 भागों में बांटा गया था जो हमने पढ़ लिया था, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। सबसे ऊंची ऊंची चोटी है हिमाद्री, इसमें पूरा साल बर्फ से ढकी रहती है। और जो आपका हिमाचल है, जो आपके दर्शनीय स्थल घूमने वाले हैं, पर्यटक स्थल है, वो आपके हिमाद्री में आते हैं जिसको लघु हिमालय बोलते हैं। और शिवालिक पहाड़ियाँ जो क्या सबसे निचली श्रृंखला। ये मेन टॉपिक हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। उसके बाद हम आगे पढ़ना अब स्टार्ट करते हैं। अब इसे देखा ना करे भी एक घर बनाने की परंपरा पश्चिमी हिमालय में जिसको बोलते हैं काठकुनीवी। क्या बोलते हैं? काठकुनीवी या फिर दज्जी देवरी। ये घर बनाने की एक कला है। इसमें इस प्रकार से लकड़ी का घर बनाया जाता है। लकड़ी का उपयोग करके हर जगह लकड़ियों को जोड़ तोड़ के बनाया जाता है। ये न केवल घर को गर्म रखता है बल्कि हल्के भूकंप की स्थिति से भी बचाता है। कितनी ज़्यादा ये गिरता नहीं है, छोटा मोटा भूकंप आए तब भी। तो ये कौन सी है? दज्जी देवरी और काठकुनी समझ रखना। ये पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में घर बनाने की एक परंपरा है, दज्जी देवरी भी। एक आपका हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान भी। क्या है? ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। कई बार बच्चे पेपर में आएगा तो जम्मू कश्मीर में इसको ठोक देंगे भी, लेकिन ये आपका हिमाचल प्रदेश में वनस्पति और जीवों की विविधता पाई। इस उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया है। ध्यान रखना कि ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान को विश्व यूनेस्को ने क्या किया है? विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया है। उद्यान की जैव विविधता को सरकार के साथ साथ उद्यान में रहने वाले ग्रामीण समुदाय द्वारा भी संरक्षित किया गया कि वहाँ के साथ लोग जो रहते हैं वो भी उसको बचाने के लिए प्रयत्न करते हैं भी। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल आपका कौन सा आया है? ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जो हिमाचल प्रदेश में है। क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे नाम आते ही हिमालयन का नाम आ गया ना तो सीधा जम्मू कश्मीर में पहुंच जाएंगे भी। अब देख लीजिए आप कौन सी यहाँ पे चीज़ है। यहाँ पे इसकी डायग्राम पढ़ लेना, आपको इतना ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र है। यहाँ पे हिमालयन मोनल मतलब नर पक्षी है। लद्दाख से एक बौद्ध मठ आपको दे रखा है हिमालय प्रदेश में। व्यास नदी हिमालय प्रदेश से होकर निकलती। ध्यान रखना भी। हिम तेंदुआ हिमालय क्षेत्र के एक स्थानीय बाजार में प्रसिद्ध कृषि उपज, ये कृषि उपज है भी। बुरांस रोडोड्रेन, यह आपने साइंस में अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा भी। तो इसे क्या विशेष प्रकार का शीतल पेय पदार्थ बनाया जाता है, ठंडा पीने का पानी बनाया जाता है भी इससे भी। तो अब हम पढ़ेंगे भारत का शीत मरुस्थल भी। क्या पढ़ेंगे? भारत का शीत मरुस्थल। साथ साथ आपका रिवीजन भी होता चलेगा। पाठ के स्टार्टिंग में लास्ट में हम कंप्लीट पाठ का रिवीजन करेंगे। आज का जो मेन पॉइंट आपका आ चुका ग्रेट हिमालयन
राष्ट्रीय उद्यान भी ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। मरुस्थल शब्द सुनते ही मन में उष्ण प्रदेश की छवि उभरती है कि जैसे ही आपके मन में आपने मरुस्थल शब्द सुना तो आपके मन में आ गया गरम गरम जहाँ रेत उड़ रही है भयंकर, वो क्षेत्र आपके मन में आ जाता है। ये बात बिल्कुल सही बताई इसने। मरुस्थल शीत भी होते हैं, भारत में एक ऐसा शीत मरुस्थल है और ये कहा कि जैसे ही आपने मरुस्थल नाम लिया ना तो आपके मन में आ गया गर्म प्रदेश, रेत उड़ रही है धूल भरी। तो मरुस्थल शीत भी होते, इसने कहा कि मरुस्थल ठंडे भी होते हैं। भारत में एक ऐसा ही शीत मरुस्थल है, लद्दाख एक शीत मरुस्थल है। भारत में भी एक ठंडा मरुस्थल है और जो है आपका भारत में भी स्थित है एक शीत मरुस्थल जिसका नाम है लद्दाख। क्या नाम है? लद्दाख। जहाँ सर्दियों में तापमान -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है और भूभाग उबड़ खाबड़ भी। इसने कहा कि जो तापमान है वहाँ पे -30 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, वर्षा बहुत कम होती है और ठंड बहुत ज़्यादा होती है, जिसका भूभाग क्या है? उबड़ खाबड़ है भी, जिसमें चट्टानी क्षेत्र भी हैं, गहरी घाटियाँ भी और पेंगोंग तसो झील है। तो ये आपका जीके का क्वेश्चन आ गया, पेंगोंग तसो झील कहाँ पर है? वो आपकी लद्दाख में है भी। यहाँ की भूमि चंद्रमा की सतह जैसी दिखाई देती, इसलिए इसे चंद्रभूमि कहा जाता है भी। ठीक है, इसने कहा कि जो आपका लद्दाख है ना, लद्दाख को चंद्रभूमि कहा जाता है क्योंकि इसकी जो भूमि है वो क्या है? चंद्रमा की तरह दिखाई देती है भी। इस भूभाग के निर्माण की व्याख्या इस तथ्य से करते हैं, जैसा हमने पहले पढ़ा था कि जब भारतीय भूभाग यूरेशिया से टकराया तो पहाड़ मुड़ गए थे। यह मुड़ा हुआ भाग कभी एक महासागर का हिस्सा था, इसलिए इस क्षेत्र की चट्टानें मुख्य रूप से रेत और मिट्टी से बनी हुई हैं भी। अब देखिए क्या कह रहा है, आप पहले पढ़ा था ना हिमालय कैसे बना था। हिमालय ये आपका पूरी पृथ्वी है, ये इक्वेटर है, यहाँ से इंडिया चला था भी आपका, और यहाँ से ये आपका एशिया और ये यूरोप दोनों मिलके यूरेशिया प्लेट बना रहे, इससे टकरा था। तो इसने कहा पहले ये ऊपर वाला भाग था ना महासागर था, और यहाँ ये टकरा के जब ऊपर उठा ना तो वहाँ जो महासागर तो पानी तो नीचे आ गया दक्षिण की साइड में, और ऊपर जो कीचड़ वगैरह था ऊपर ही जम गया। तो ऐसा लगता है कि इसकी जो मिट्टी है वो चिकनी मिट्टी है और वो क्या किसी महासागर का हिस्सा हुआ करती थी भी। ठीक है, इसलिए चट्टानें मुख्य रूप से रेत और चिकनी मिट्टी से, यहाँ की चट्टानें रेत और चिकनी मिट्टी से बनी हुई है लद्दाख की भी। हिमालयी लोगों के जीवन में याक बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें दूध, मांस, ऊन और गोबर के लिए पाला जाता है, परिवहन के लिए उपयोग में लाया जाता है। याक भी वो क्या हिमालय में सॉरी आपका या लद्दाख में मरुस्थल में पाया जाता है। ये यहाँ का प्रमुख पशु है भी। लद्दाख में पेंगोंग तसो झील भी आपका जीके का क्वेश्चन है कि पेंगोंग तसो झील कहाँ पर है? वो आपकी लद्दाख में है। ये चीज़ें आपको सारी समझ में आ रही होगी। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि आवाज़ आपकी मेरी सही आ रही या फिर नहीं आ रही। बिल्कुल ओके, कोई दिक्कत नहीं। समय के साथ और वर्षा ने पहाड़ों का अपर्दन किया, जिसे आकार बदल लिया, जैसे आप चित्र में देख सकते हैं। इसने कहा कि ये जो है ना, एक मिनट रुकिए, इसने कहा कि जो समय के साथ ना बारिश हुई, हवाएं चली, तो ये सालों के साल, ये मतलब 10 20 100 200 साल में, हजारों लाखों सालों की बात है कि इनको ऐसे गोल कर दिया ऊपर से पर्वतों को। ठीक है, पहाड़ों को जिसे आकार में बदल दिया, जैसे आप चित्र में देख सकते हैं। कठिन परिस्थितियों के होते हुए लद्दाख में हिम तेंदुए, आईबैक्स और तिब्बती मृग जैसे अद्वितीय वन्य जीवों का घर है। इसने कहा कि जो यहाँ की जलवायु है वो बहुत ज़्यादा कठिन है, जो परिस्थितियाँ हैं वो भी कठिन है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जीव जंतु पाए जाते हैं। कौन से जीव जंतु हैं आपके? हिम तेंदुए, बर्फ में रहने वाले तेंदुए, आईबैक्स याद रखना, और तिब्बती मृग जैसे आदित्य वन्य जीवों का घर है। लद्दाखी लोग सादा जीवन जीते हैं। यह क्षेत्र अपने प्राचीन बौद्ध मठों और लोसर तथा हेमिस महोत्सव है। लोसर और हेमिस महोत्सव कहाँ मनाए जाते हैं? वो लद्दाख में मनाए जाते हैं। इन चीज़ों को याद रखना, जैसे रंग बिरंगे त्योहारों के लिए प्रसिद्ध है भी। तो ये आपका था मरुस्थल, आपने पढ़ लिया। काफ़ी ज़्यादा इतनी बात इसके बारे में नहीं बताई गई, बस आपको एक दो महोत्सव याद रखने हैं कि हेमिस और ये लोसर महोत्सव याद रखने। जो आपको मकान की जो शैली बताई थी वो याद रखनी है, क्योंकि कई बार एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछ लेते हैं भी।
तो अब हम पढ़ना गंगा के मैदान में भी। आप में से कितने लोग गंगा के मैदान में रहते हैं भी? जैसे ही हम हिमालय से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो आपने हिमालय पढ़ लिया है, हिमालय के बारे में आपको मैक्सिमम जानकारी हो चुकी है। और हम कहाँ से कहाँ पहुँच गई आपको बता देता हूँ कि आप कहो कि हमारी गाड़ी कहाँ पर, हम यहाँ से चले थे, हिमालय से भी यहाँ से चले थे। अब हमने यहाँ रेगिस्तान थोड़ा सा हिस्सा पढ़ लिया, अब हमारा ये बीच वाला हिस्सा बच गया, कौन सा? गंगा के मैदान भी। जैसे ही हम हिमालय से दक्षिण की ओर बढ़ते, ये हिमालय था, इसे दक्षिण की ओर बढ़ते हैं ना, तो गंगा के विशाल और उपजाऊ मैदानों में पहुंचते। ये मैदान भारत के इतिहास और सभ्यता का एक महत्वपूर्ण भाग है भी। ये जो मैदान है ना, भारत के इतिहास और सभ्यता का महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि भारत का जो इतिहास है, जो लोगों ने रहना स्टार्टिंग में शुरू किया था, वो इन्हीं मैदानों में, जो नदियां बहती थी उनके किनारे लोगों ने रहना शुरू किया था। चाहे वो हड़प्पा काल के लोग हों, चाहे बाद में उत्तर वैदिक काल के लोग हों, किसी प्रकार के उन्होंने स्टार्टिंग यहीं से की थी। इसलिए ये भारत के जो सभ्यता का एक महत्वपूर्ण भाग है। इन मैदानों को हिमालय से निकलने वाली विशाल नदियां पोषित करती है, मतलब कि इन नदियों को मेन जो है इनका जो संसाधन वो नदियाँ, क्योंकि नदियों पीने का पानी, खेती के लिए पानी, या फिर उसकी मिट्टी को भी उपजाऊ बनाया है उस पानी ने, तो इसलिए इसने कहा है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ इसको पोषित करती हैं, जो इस क्षेत्र के लिए जल के रूप में एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली अपनी सहायक नदियों के व्यापक जाल से इस क्षेत्र की मिट्टी को खनिजों से समृद्ध करती, जिससे यह क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ है और कृषि के लिए आदर्श बन जाता है। इसने कहा कि जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और आपकी सिंधु नदी, वो तो आती आती, उनके साथ बहुत सारी सहायक नदियां हैं। वो क्या करती, क्षेत्र को जल प्रदान करती है। इस क्षेत्र में अपने साथ बहाकर लाए गए जो खनिज होते हैं ना, वो छोड़ देती, जिसके कारण ये मिट्टी क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है, और जो खेती के लिए बहुत अच्छी है। नदियां अपने साथ अनेक खनिज लाते जो मिट्टी को उपजाऊ करते हैं, और जिससे प्रचुर मात्रा में कृषि यहाँ पर होती है। नदियां जल विद्युत उत्पादन का भी एक स्रोत है। जल विद्युत उत्पादन कैसे होता है कि ये कोई नदी बह रही है तो हमने यहाँ पे बांध बना दिया, पानी यहाँ पे स्टोर होता जाएगा, धीरे धीरे फिर पानी इस बांध को क्रॉस कर इसके ऊपर से आएगा ना, तो हम यहाँ टरबाइन लगा देंगे, और टरबाइन को किसके साथ जोड़ देंगे, जनरेटर के साथ। पानी टरबाइन पे गिरेगा, ये घूमेगी टरबाइन, तो जनरेटर घूमेगा, और जनरेटर घूमेगा तो आपको पता है बिजली बनेगी भी। भारत की जनसंख्या एक बड़ा भाग इन मैदानी क्षेत्रों में रहता है, मतलब बहुत सारे लोग भारत के इन मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं भी। जो प्रमुख महानगर है वो इन्हीं मैदानी क्षेत्रों में है। सबसे बड़ा मैं आपको बता दूं कि मुख्य नगर है जो आपका नई दिल्ली, वो भी आपका इसी में बिहार है, राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या आप देख सकते हैं कि कितनी होगी भी। ये आपकी आधुनिक है भी, ठीक है, आधुनिक खेती कृषि पद्धति है। पहले तो आपको पता है कि सारा काम मनुष्य के द्वारा हो सकता था, लेकिन अब देखिए थ्रेसर वगैरह मशीनें आ गई। ये दिल्ली का ऊपर का हवाई दृश्य है अभी। भारत के उत्तरी मैदानों की समतल भूमि में एक विस्तृत परिवहन तंत्र विकसित हुआ है। अभी नहीं कहता है कि जो भारत की उत्तरी जो भूमि है ना, समतल मैदान, उसमें एक जो परिवहन तंत्र है ना, वो बहुत बढ़िया है अभी। चाहे वो सड़कें बनाई गई हो, चाहे वो रेल की पटरियां बिछाई गई हो, तो जो परिवहन है ना वो बहुत बढ़िया हो गया अभी। सड़क और रेलवे तंत्र लंबी दूरी तक लोगों की माल की आवाजाही को सुविधाजनक बनाते हैं, और इस कारण क्या हो गया कि लोग आराम से लंबी दूरी तक सामान और खुद भी जा सकते हैं, बिल्कुल आराम से भी। जैसा कि आप अतीत के चित्रपट से संबंधित अध्याय में देखेंगे, गंगा, ब्रह्मपुत्र और अन्य नदियों का उपयोग यात्रा और व्यापार के लिए सहस्त्र शताब्दियों से किया जाता रहा। उसने कहा कि जैसे ही आपका अध्याय आएगा अतीत के चित्रपट, उसमें आप पढ़ेंगे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और ये जो नदियां हैं ना आपकी, सिंधु, इनका जो प्रयोग था लंबे समय से, हजारों साल पहले से क्या है कि परिवहन के लिए इनका प्रयोग किया जाता था, कि इनमें नाव में बैठ के चले जाया करते, सामान भी भेज दिए जाते। तो इस प्रकार से इनका उपयोग व्यापार के लिए सहस्त्र शताब्दियों से, मतलब बहुत अधिक शताब्दियों से किया जा रहा है अभी। भारत में अधिकांश नदियों के नाम देवियों के नाम पर रखे गए हैं। जैसे नदी है ना, उनके नाम क्या, देवियों के नाम से रखे गए, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी आदि। जबकि ब्रह्मपुत्र का नाम का अर्थ ब्रह्मा का पुत्र। गर्मियों में सूखने की अपेक्षा इस नदी में जल की मात्रा बढ़ जाती है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है अभी, क्यों बढ़ जाती है अभी ब्रह्मपुत्र में जल की मात्रा? क्योंकि गर्मी में बर्फ ज़्यादा पिघलने लगती है, तो उसकी जो बर्फ की मात्रा है, पानी की मात्रा वहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाती है अभी। और कोई अन्य कारण है
तो आप ज़रूर कमेंट में लिखें कि इसमें क्यों बढ़ जाती है ब्रह्मपुत्र में जल की मात्रा गर्मियों में भी। मैदानी क्षेत्रों में प्रकाश के संकेंद्रण पर ध्यान दीजिए, संकेंद्रण का क्या कारण हो सकता है अभी? ये देखिए अभी कि ये आपके मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पे संकेंद्रण मतलब यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा रहती है अभी। तो इस कारण यहाँ पे क्या हो गया, जो लाइटिंग है वहाँ पे एक जगह जब ऊपर से फ़ोटो लिया जाएगा सैटेलाइट के द्वारा, तो उसको एक जगह इकट्ठा करके दिखाएगी, यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में रहती है। ये है गंगा के मैदान में। हो सकता है यहाँ पे कोई बहुत बड़ा शहर हो भी। चीज़ें क्लियर हो? ये जो है ना आपके दिख रहे हैं, ये बहुत बड़े-बड़े क्या हैं, शहर हैं अभी। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ सॉरी, जो मध्य प्रदेश है उसमें एक राष्ट्रीय उद्यान है, वो आपका कौन-सा है? बांधवगढ़ भी। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। और जो इसी में जो बाघ विलुप्ति कगार पर थे, बाघ परियोजना ने इनके पुनर्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये जो बाघ है ना, ये क्या है, विलुप्ति की कगार पे थे, ये इनकी संख्या बहुत कम हो गई थी। तो इनको क्या है, इनकी जो रक्षा के लिए एक प्रोजेक्ट चला गया जिसको नाम दिया गया प्रोजेक्ट टाइगर भी। तो इनको क्या दिया, अलग से स्थान दिया गया, इनका खासा ध्यान रखा गया ताकि इनकी जो संख्या है उसमें कमी न आए भी। तो आपका मुझे बता दीजिए, ग्रेट हिमालयन जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे था? हिमाचल प्रदेश में था, जिसको यूनेस्को ने राष्ट्रीय धरोहर का की श्रेणी में शामिल किया है। यूनेस्को धरोहर स्थल भाई, राष्ट्रीय धरोहर नहीं। ये घड़ियाल है भी, इसमें कुछ नहीं है भी। ये आपका घड़ियाल की लंबाई 2.5 से 4.5 मीटर तक होती है। सरीसृप वो होते हैं जो रेंग कर चलते हैं। विलुप्ति कगार पर है, इसको भी शिकार करना और उसको चोट पहुंचाना कानूनी अपराध है भी। ये आपको पता है कि आपका राष्ट्रीय पक्षी मोर है। तो आपने अब हम पढ़ेंगे भारतीय मरुस्थल थार मरुस्थल के बारे में भी। किसके बारे में? थार मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे। आपने हिमालय के बारे में पढ़ लिया, उसके नीचे आपने जो शीत मरुस्थल था उसके बारे में पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है थार मरुस्थल के बारे में। गंगा सिंधु यमुना के मैदानों के बारे में आपने पढ़ लिया। अब हम थार मरुस्थल के बारे में पढ़ते हैं अभी। चलो ये हम अगले पार्ट में पढ़ लेंगे थार मरुस्थल के बारे में, या फिर एक बार मैं देख लेता हूँ क्या ये इसी भाग में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि स्पेशल एक ही चीज़ हम पढ़ेंगे ना। नहीं, वो अगले पार्ट में पढ़ेंगे हम थार मरुस्थल। ठीक है, थार मरुस्थल और अरावली की पहाड़ियाँ। धीरे धीरे करके आप थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ते जाइए ताकि आपकी सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन कवर होती जाए। मिलेंगे अगले अध्याय में, तब तक के लिए अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।